नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का एक जिला है कवर्धा। पिछले कई दिनों से ये टीवी की स्क्रीनों पर चमक रहा है। इसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन इस पर कोई कलेक्टिव बात नहीं हो रही है कि आखिर समझा जा सके कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई। इस घटना को लेकर के तमाम गलत बयानियां हैं, फिजूल के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कवर्धा में क्या हो रहा है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी। पूरा देश अहिंसा का जश्न मनाने में डूबा हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर को कुछ और हो रहा था। शनिवार देर रात कवर्धा जिले का एक चौराहा है लोहारा नाका। वहां पर एक खंभे पर झंडा लगाने की बात पर कुछ लड़कों में आपस में विवाद हो गया। फिर अगले दिन रविवार को दोनों पक्षों के लोगों के बीच मारपीट हुई। फिर दोपहर करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच विवाद गहराने लगा। पहले लड़ाई सिर्फ 2 युवकों के बीच हुई थी, लेकिन अब ये 2 युवकों के बीच की मारपीट 2 समुदायों के बीच का विवाद बन गई। 3 बजे बड़ी संख्या में लोग कार्यवाही करने की मांग को लेकर थाने पर पहुंचे एक समुदाय के। वहां भी नारेबाजी होने लगी और इसी बीच भीड़ में मौजूद कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से पथराव कर दिया, जिसमें से एक युवक को चोट लग गई, खून बहने लगा। उसे तो अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस चोट की वजह से आक्रोश बढ़ गया और फिर युवाओं की भीड़ लोहारा नाका की ओर बढ़ने लगी, जहां से विवाद शुरू हुआ था। शाम के 5 बजते बजते उस इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। भीड़ जमा होने लगी। बस स्टैंड के आसपास कई दुकानों में तोड़फोड़ किया गया, दुकानों को बंद करा दिया गया, ठेले तोड़े गए, रेडियां तोड़ी गई, मारपीट शुरू हुई। इसी बीच बड़ी संख्या में लड़के और युवा कार्यवाही की मांग को लेकर के प्रदर्शन करने लगे। मामले को देखते हुए कलेक्टर, एसपी समेत जिले के सभी बड़े प्रशासनिक अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। भीड़ को समझाने की कोशिश की, शांत करने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ कहां मानने वाली थी। नतीजन पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, हल्का फुल्का बल प्रयोग करना पड़ा, डंडे चलाए गए, भीड़ को कैसे ना कैसे खदेड़ा गया। स्थिति संभालने की कोशिश में स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही थी, जिसके बाद कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने शहर में धारा 144 लगा दी। सोमवार के दिन हालत यह थी कि दुकानें तो छुटपुट खुली थी, लेकिन खरीदार नहीं थे, क्योंकि पुलिस के मुताबिक धारा 144 लगने के बाद कोई भी भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती, ज्यादा लोग एक जगह एक साथ नहीं खड़े हो सकते। तो पुलिस बल प्रयोग करेगी। शहर में अलग अलग इलाकों में पुलिस गश्त कर रही थी ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो सके, लेकिन सब कुछ पुलिस के नियंत्रण में नहीं था और अलग अलग इलाकों में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उस दिन के लिए तो मामले को नियंत्रण में ले लिया। लेकिन मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक पांडे के नेतृत्व में निकाली गई रैली, जिसमें हिंदू लड़कों पर हुए हमले को लेकर के विरोध दर्ज करवाना प्रमुख था। लेकिन भीड़ जैसे जैसे बढ़ती गई, वो अचानक से हिंसक हो गई। अलग अलग टुकड़ों में भीड़ बट गई और शहर के अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं होने लगी। रैली में तो एक पक्ष के लोग थे, लेकिन उसको उकसाने के लिए जगह जगह पर दूसरे पक्ष के लोगों ने भी हरकतें करनी शुरू कर दी, जिसके चलते पुलिस को कई बार लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने पहले से ही धारा 144 लागू कर रखी थी। स्थिति को देखते हुए पुलिस को पूरे कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में कर्फ्यू लगाना पड़ा। मंगलवार को दोनों पक्षों, जिनमें हिंदू और मुसलमान शामिल थे, दोनों के बीच जमकर झड़प हुई। कई जगहों पर आगजनी भी हुई, दुकानों की तोड़फोड़ की गई और मामला पुलिस के हाथ से बाहर निकल पड़ा था। लेकिन पुलिस ने जबरदस्त मुकाबला करते हुए मामले को धीरे धीरे नियंत्रण में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से माइक पर घोषणा की गई कि रैली में शामिल किसी भी व्यक्ति की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं की जाएगी। जो इस बात को नहीं मानेगा, उसकी जिम्मेदारी संगठन नहीं लेगा। इसके बाद इस पक्ष के लोग तो धीरे धीरे पीछे हट गए, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते कई जगहों पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने 59 लोगों की गिरफ्तारियां भी की और वीडियो फुटेज के माध्यम से 70 अन्य उपद्रवियों की पहचान उस दिन की। इंटरनेट भी उस इलाके में काफी वक्त तक बंद रहा, ताकि कोई भी ऐसी सूचनाएं ना प्रसारित हो सके जिनके चलते शांति व्यवस्था में खलल पड़े। और जब यह सब कुछ छत्तीसगढ़ में हो रहा था, तो उनके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश में हुई एक हिंसा में शामिल होने के लिए लालायित थे। पुलिस ने उत्तर प्रदेश में जब उनको स्थिति के मद्देनजर सुरक्षा कारणों का हवाला देकर जाने से रोका, तो वो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। बाकी जब उनको लेकर के मीडिया में काफी हो हल्ला हुआ, तो आखिरकार भूपेश बघेल जी को लौट कर आना ही पड़ा और स्थिति का जायजा लिया और कानून व्यवस्था बरकरार रखने की अपील की, साथ ही दोषियों पर कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। लेकिन अभी तक एक चीज थी जो खटक रही थी कि मसला साफ नहीं हो सका था कि किसने किसके साथ क्या किया था।
लेकिन जब 2-3 अक्टूबर के हुए घटनाक्रमों पर दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई तो मामला साफ होने लगा। 3 अक्टूबर की घटना को लेकर के एक पक्ष की तरफ से दुर्गेश देवांगन की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें लोहारा नाका के पास आदिल खान, इकबाल खान, रिजवान खान समेत 50 लोगों द्वारा एक विशेष धर्म की धर्मध्वजा फहराने के नाम पर गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने, साथ ही दूसरे समुदाय के ध्वज को अपमानित करके धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने कर बवाल करने के मामलों की धारा 294, 323, 506B, 295, 147, 148 के तहत मामला दर्ज कराया गया। वहीं अजय सिंह ठाकुर की ओर से भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें कोतवाली के सामने ही रिजवान खान, इकबाल खान, आदिल खान, इरफान खान समेत 80 से 90 लोगों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक मत होकर के दूसरे समुदाय से गाली गलौज की, उसके बाद पत्थरबाजी की। उनके खिलाफ 341, 294, 323, 506B, 147, 148, 427 और 295 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया। मामले को और समझने के लिए जब पुलिस के बयानों और वहां के लोकल बाशिंदों की बातों की कड़ियां जोड़नी शुरू हुई तो मामला निकल करके आया कि लोहारा नाका के पास एक खंभे पर पहले से हिंदू समुदाय का कोई झंडा लगा हुआ था, जिसको कि वहां के आसपास के दुकानदारों ने लगाया था। जिसके बाद मुसलमान युवकों की एक भीड़ आती है और भीड़ ने झंडे को उतार कर फेंक दिया, जिसके बाद यह सारा मामला शुरू हुआ। 9 अक्टूबर की तारीख आते आते इस मामले में तकरीबन 1000 से भी अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इनमें दोनों गुटों के लोग शामिल हैं। जो नाम खास करके हाईलाइट किए जाने वाले हैं उनमें उपद्रव और अशांति फैलाने के लिए 14 भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित 14 नामचीन लोगों के नाम शामिल हैं। इन पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बलवा की समेत साथ साथ बलवा की धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि भाजपा ने इसे राजनीति से ओतप्रोत बताया है और कहा है कि कांग्रेस सरकार जांच के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जानबूझकर परेशान कर रही है, जिसके जवाब में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जानबूझकर सामुदायिक विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है, तो ये सामुदायिक विवाद खड़ा करके मुद्दा बनाना चाहते हैं। एक वीडियो फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि हिंसा की एक रात से पहले वहां के स्कूलों में कुछ लोगों को क्यों ठहराया गया था, यह जांच का विषय है कि लोग किनके इशारों पर वहां आए थे। फिलहाल तो यह मामला था कवर्धा का, जिसकी समरी हमने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा कल एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जमकर, जिसमें हिंदू समुदाय के लोग दशहरे का मार्च कर रहे थे और अचानक से एक लाल रंग की एसयूवी आती है और धड़-धड़ उनके ऊपर चढ़ती चली जाती है, जिसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी निकल करके तो अभी नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है उस गाड़ी के चढ़ने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। इसके बाद लोगों ने इसकी तुलना लखीमपुर खीरी की हिंसा से करी। हिंसा का तरीका बिल्कुल वैसा था, हिंसा का पैटर्न वैसा था जैसा लखीमपुर खीरी में हुआ था, इसलिए इसको राजनीति से प्रेरित हिंसा कहा गया। ये पुलिस की जांच का विषय है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन प्रथम दृष्टया यह मामला तस्करी का है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अगर वो लोग तस्कर थे तो भीड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके अपने लिए मुफ्त में मुसीबत क्यों मोल लेंगे? वो एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जहां उनको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और अगर भीड़ फिर भी मिल जाए तो बचकर निकलने की कोशिश करेंगे, ना कि भीड़ के बीचों बीच दसियों लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसी घटना करने के बाद साफ तौर पर वो पकड़े जाएंगे और वो बच नहीं सकते हैं। तो ये चीज अभी भी जांच का विषय है कि क्या इसका कोई ऐसा कनेक्शन था जो इसे लखीमपुर खीरी हिंसा के पैटर्न से मैच करवाता हो। फिलहाल ये सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन जो कुछ भी छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो सही नहीं है, वो अच्छा नहीं है। वहां की सरकार ने यह कहकर कि दूसरे प्रदेशों में इससे बुरी हालात है या यहाँ के नेता साजिश कर रहे हैं, ये कहकर कि वो पल्ला नहीं झाड़ सकती, वो बच नहीं सकती, क्योंकि छत्तीसगढ़ देश के चुनिंदा हिंसा प्रभावित, नक्सलियों से प्रभावित राज्यों में से एक है। ऐसे में जब यहाँ पर अतिरिक्त हिंसा होगी तो ये राज्य के लिए बेहतर नहीं है। मुख्यमंत्री समेत पूरे प्रशासनिक मसले को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना के बराबर हों या उनको रोक लिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर इस मामले में कोई और नया अपडेट आता है, कोई नया एंगल निकल करके आता है, तो हम जरूर इस पर बात करेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है, तो अन्य लोगों के साथ भी साझा करें। शुक्रिया।